Hello guys and welcome back to the next video that is video number 5 of NPO। आज की इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं। इसी टॉपिक की वजह से आप आगे NPO के जो फुल फ्लेज क्वेश्चंस होंगे उन्हें सॉल्व कर पाएंगे। अगर आपको इस टॉपिक के बारे में या जो आइटम्स मैं डिस्कस करने वाला हूं इनके बारे में नहीं पता होगा तो NPO का फुल फ्लेज क्वेश्चन अटेम्प्ट करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक ध्यान से देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे टॉपिक से। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इम्पॉर्टेंट आइटम्स। कुछ इम्पॉर्टेंट आइटम्स होती हैं NPO के अंदर, उनके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखने हैं हमको कि कैसे करे जाते हैं। ठीक है, तो उससे पहले हम डिस्कस करते हैं कि मैंने आपको बताया था रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में रेवेन्यू एक्सपेंसेस, कैपिटल एक्सपेंसेस। ठीक है, मतलब कि रेवेन्यू की पेमेंट्स और कैपिटल की पेमेंट्स दोनों आती हैं। इसी तरीके से रेवेन्यू की रिसीट्स और कैपिटल की रिसिप्ट्स दोनों आती हैं। तो मतलब इस अकाउंट में तो रेवेन्यू और कैपिटल की सारी आइटम आती है, हर ईयर की आइटम आती है। हम ऐसा ही मानते थे, मैंने रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट की वीडियो में आपको समझाई थी ये चीज। अब इस रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट की वजह से ही हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं और इसी से बनता है हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। अगर रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट हमारे पास ना हो तो हम ये दोनों चीजें प्रिपेयर नहीं कर सकते। बट अब बात क्या आती है कि इसके अंदर तो सारे रेवेन्यू और कैपिटल की नेचर की चीजें आती हैं, पर इसमें से रेवेन्यू की चीजें कहां जाती हैं और कैपिटल की चीजें कहां जाती हैं। तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में जो रेवेन्यू रिसीट्स और रेवेन्यू पेमेंट्स होती हैं ना, वो आ जाती हैं उठ के इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ठीक है, तो रेवेन्यू नेचर की आइटम सारी, चाहे रिसिप्ट्स हैं चाहे एक्सपेंसेस हैं, वो कहां आ जाते हैं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ क्या आता है? रेवेन्यू नेचर की आइटम्स। ठीक है, तो फिर कैपिटल की कहां जाएंगी? कैपिटल रिसीट्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर्स सारे कहां जाते हैं? बैलेंस शीट में। तो आपको पता होना चाहिए कि यहां पर सारे रेवेन्यू और कैपिटल आते हैं, सारे रेवेन्यू कैपिटल नेचर के मिक्स यहां पर आते हैं, पर यहां से रेवेन्यू वाले इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाते हैं और कैपिटल नेचर वाले बैलेंस शीट में जाते हैं। अब हम कुछ आइटम्स डिस्कस करेंगे और सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये रेवेन्यू नेचर का है या कैपिटल नेचर का है। उसको देखने के बाद हम बताएंगे कि ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगा अगर रेवेन्यू नेचर का हुआ तो, और अगर कैपिटल नेचर का हुआ तो बैलेंस शीट में आएगा। ठीक है, तो अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर में भी कौन सी साइड आएगा वो भी हम यहां पर बताएंगे, और बैलेंस शीट में भी कौन सी साइड आएगा वो भी हम यहां पर बताएंगे, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर कि वो एक रेवेन्यू एक्सपेंस है या रेवेन्यू इनकम है। अब रेवेन्यू एक्सपेंस होगा तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट में, और रेवेन्यू की रिसीट होगी तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट में, इनकम साइड। ठीक है, तो इसी तरीके से पूरी बाइफर्केशन, पूरे ट्रीटमेंट आपको बताए जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि आइटम्स जो है वेरियस, उनका ट्रीटमेंट किस तरीके से किया जाएगा। अब देखिए, फर्स्ट लाइफ मेंबरशिप फीस। जो लाइफ मेंबरशिप फीस है, सबसे पहले ये देखो कि ये रेवेन्यू नेचर का है या कैपिटल नेचर का है। कैसे जज करते हैं हम रेवेन्यू का या कैपिटल का है? हम ये देखते हैं कि ये 1 साल के अंदर अंदर तक के लिए है या 1 साल से ज्यादा के लिए है, शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है। अगर शॉर्ट टर्म है तो रेवेन्यू नेचर का है और लॉन्ग टर्म है तो कैपिटल नेचर का है। लाइफ मेंबरशिप फी, आप मान लो एक NPO हो, एक क्लब हो, आपको कोई बंदा आता है और बोलता है मैं आपकी लाइफ मेंबरशिप फीस चाहता हूं आपके क्लब की, तो वो क्या 1 साल के लिए होगी? बिल्कुल नहीं। तो ये रेवेन्यू नेचर का थोड़ा ना होगा, ये किस नेचर का होगा? ये होगा कैपिटल नेचर का। अब कैपिटल में भी क्या ये एक्सपेंस है एक NPO के लिए या इनकम है? ये कैपिटल नेचर में दो चीजें होती है ना, कैपिटल एक्सपेंस या फिर कैपिटल रिसीट। क्या है ये आपको मिलेगी, एक क्लब को मिलेगी लाइफ मेंबरशिप फी। एक बंदा लाइफ मेंबरशिप लेना चाह रहा है तो वो उसके लिए फीस पे करेगा, तो ये आपके लिए कैपिटल रिसिप्ट है। ठीक है, ये आपके लिए कैपिटल रिसिप्ट हुई। अब अगर ये आपकी कैपिटल रिसिप्ट है तो ये कहां आती है? बैलेंस शीट में। मैंने बताया कैपिटल नेचर की सारी आइटम्स कहां आती हैं? बैलेंस शीट में। अब बैलेंस शीट में दो साइड होती हैं, एसेट और लायबिलिटी। अब आप खुद सोचो, ये आपके लिए एसेट तो नहीं हो सकता। अब आप ये मत सोचना ये तो मेरे पास पैसा आ रहा है तो मेरे लिए एसेट है। नहीं, पैसा आ रहा है तो क्या हुआ? आपके सर पे लायबिलिटी नहीं है कि पूरे उसकी लाइफ तक, जब तक उस बंदे की लाइफ है, आपको उसको अपने क्लब की सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। उसने पहले ही सारा पैसा दे दिया आपको, पूरी लाइफ मेंबरशिप फीस अभी दे दी, आपकी कैपिटल रिसिप्ट है। बैलेंस शीट में एसेट साइड क्यों आएगी? ये बिल्कुल नहीं आएगी, ये आएगी लायबिलिटी साइड, क्योंकि आपके सर पे लायबिलिटी है, क्लब के ऊपर लायबिलिटी है कि इस बंदे को सारी सर्विसेज पूरी लाइफ टाइम प्रोवाइड करनी है। तो ये आएगी कैपिटल रिसिप्ट बैलेंस शीट में, लायबिलिटीज साइड। इस तरीके से हम देखते हैं कि ट्रीटमेंट क्या होता है। अब बैलेंस शीट में भी लायबिलिटी साइड तो आएगी, पर यहां ध्यान देने की यह बात है और ये याद भी कर लो, ये लायबिलिटीज साइड में एक चीज हम लिखते हैं कैपिटल फंड।
कैपिटल फंड, जो कि कैपिटल होती है एनपीओ की, ये उसके अंदर हम ऐड करके लिखते हैं लाइफ मेंबरशिप फीस। ठीक है, आप लोग पूरा लिखेंगे, इनिशियल्स के साथ नहीं लिखेंगे, कैपिटल फंड में ऐड करके दिखाते हैं हम इसको। तो कैपिटल रिसिप्ट है तो इसलिए बैलेंस शीट में आएगी, और बैलेंस शीट में कौन सी साइड आएगी? लायबिलिटी साइड, क्योंकि हमारे लिए लायबिलिटी है, हमें सर्विसेज प्रोवाइड करनी है लाइफ टाइम तक उस बंदे को। और लायबिलिटी साइड में कहां पर आएगी? जो कैपिटल फंड लिखा होता है उसमें ऐड होके आएगी। सेकेंड अगर हम बात करें तो एंट्रेंस फीस। ठीक है, अब आपके मान लो आपके क्लब में कोई एंट्री फी लगती है, कोई भी इवेंट है उसकी एंट्री फी लगती है। तो कोई बंदा आया आपके क्लब को विजिट करने, आपके क्लब में गेमिंग्स है और बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, उसके लिए आया और वो एंट्री फी दे रहा है। तो ये जो एंट्री फी दे रहा है ये रेवेन्यू नेचर की होगी या कैपिटल नेचर की? खुद सोचो, वो एक दिन के किसी प्रोग्राम के लिए आया है, एक दिन कुछ खेलने आए हैं, कुछ क्लब की एक्टिविटीज करने आए हैं, तो ये एक साल से ज्यादा है? नहीं, ये तो एक साल से कम है। तो ये किस नेचर की हुई? ये रेवेन्यू नेचर की रिसिप्ट हुई। तो क्या हुई? रेवेन्यू रिसिप्ट। ये हुई एंट्रेंस फीस, रेवेन्यू रिसिप्ट। अब अगर ये रेवेन्यू नेचर की है तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएगी, ये बात तो पक्का है। पर अब ये मेरी इनकम है या मेरा एक्सपेंडिचर है? रिसिप्ट है ना, तो इनकम ही होगी। ठीक है, तो अगर रेवेन्यू रिसिप्ट है और ये इनकम है तो ये इनकम साइड में आएगी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के। कहां पे आएगी? ये आएगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, क्रेडिट साइड। इनकम्स क्रेडिट होती है ना, नॉमिनल अकाउंट है ये, तो क्रेडिट साइड आएगी। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट, और नॉमिनल अकाउंट के क्रेडिट साइड में इनकम्स होती हैं, तो ये क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करा जाएगा, एंट्रेंस फीस। ठीक है, अब आप थर्ड देखो, डोनेशंस। डोनेशंस मैंने आपको पहले भी बताया है, पर एक बार दोबारा यहां पर रिपीट कर देता हूं। डोनेशन आपकी दो टाइप की होती हैं, एक होती है जनरल, ठीक है, एक होती है जनरल डोनेशंस, जनरल डोनेशंस, और दूसरी होती है स्पेसिफिक। एक एक करके बात करते हैं। जो जर्नल डोनेशंस होती हैं आपकी, जर्नल डोनेशन का मतलब आपके पास कोई बंदा आता है, वो कहता है जी आपका एनजीओ है, मतलब एनपीओ या एनजीओ कह लो, एनजीओ भी तो एक एनपीओ होता है। तो आपका ये एनजीओ है, मान लो कि ऑर्फनेज है कोई, तो मैं वहां पर अपनी डोनेशन देना चाहता हूं। तो वो बोलते हैं, एनपीओ वाले बोलते हैं किस चीज के लिए? कह रहे नहीं ऐसी ही मेरे को डोनेशन देनी है, कुछ मतलब चंदा देना है, हेल्प करनी है। तो वो कहते हैं ठीक है। अब ये जो जर्नल डोनेशन मिली है उस एनजीओ को, ठीक है, उस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है, तो ये जर्नल डोनेशन किसी भी चीज में यूज हो सकती है। वो कुछ भी बच्चों के लिए खरीद सकते हैं, कपड़े लेके आ सकते हैं, उनकी स्टडीज में लगा सकते हैं, कुछ भी काम कर सकते हैं। तो ये क्या हुई? ये किस नेचर की हुई? ये हुई रेवेन्यू नेचर की, कि कोई भी साल के अंदर अंदर आके भी दे सकता है और ये साल के अंदर अंदर खर्च भी करी जा सकती हैं। तो ये हमें मिला। पहली बात तो ये रिसिप्ट है, ठीक है, और किस नेचर की? कैपिटल या रेवेन्यू? ये है रेवेन्यू नेचर की, तो इसे हम कहेंगे रेवेन्यू रिसिप्ट, क्योंकि साल के अंदर अंदर कोई भी आके एक नॉर्मल डोनेशन देके जा सकता है। ठीक है, कि आपके लिए आपको हमें डोनेशन देने का मन है तो हम आपको थोड़ा सा दान कर रहे हैं, ये रेवेन्यू रिसिप्ट हुई। अब ये रेवेन्यू रिसिप्ट है तो मैंने बताया रेवेन्यू की आइटम्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आती है, तो ये कहां आएगी? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में अगर ये रिसिप्ट है तो इनकम हुई, तो इनकम कहां आती है? क्रेडिट साइड। अभी बताया ना, इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो होता है वो नॉमिनल अकाउंट होता है। नॉमिनल अकाउंट में इनकम्स क्रेडिट साइड लिखी जाती हैं, बाय करके, तो बाय डोनेशंस करके लिखा जाएगा। अब दूसरी बात, डोनेशन जर्नल होती हैं, ठीक है, डोनेशन स्पेसिफिक भी होती हैं। फॉर एग्जांपल कोई बंदा आता है और बोलता है कि आपका जो ऑर्फनेज है, मैं चाहता हूं कि इसके अंदर एक बिल्डिंग मैं प्रोवाइड करूं, मैं बिल्डिंग के लिए फंड्स प्रोवाइड कर रहा हूं आपको, आप बिल्डिंग बनाओ और उसमें इन ऑर्फनेज के बच्चों के लिए अच्छे से मतलब कैंटीन और खाना और एजुकेशनल सर्विसेज और अच्छे से प्रोवाइड हो सके, एक ऐसी बिल्डिंग तैयार करो, मैं उसके लिए आपको फंड प्रोवाइड कर रहा हूं। तो वो बंदा आपको बिल्डिंग फंड देता है, ठीक है, बिल्डिंग डोनेशन देता है। वो ये नहीं बोल रहा कि मैं आपको डोनेशन देना चाहता हूं, वो अब ये बोल रहा है कि मैं बिल्डिंग डोनेशन देना चाहता हूं, कि उस डोनेशन से सिर्फ बिल्डिंग ही बनेगी, वो पैसा कहीं और यूज नहीं हो सकता। तो अब आप खुद देखो कि जब वो बंदा बिल्डिंग के लिए डोनेशन देके जा रहा है, तो अब इनके एनजीओ के ऊपर जो ये एनपीओ है, इनके सर पे क्या है? लायबिलिटी है कि बिल्डिंग क्रिएट करनी है उस फंड से, वो फंड और कहीं यूज नहीं हो सकता। तो जब लायबिलिटी की बात आई तो ये कैपिटल रिसिप्ट हुई, ठीक है, ये लॉन्ग टर्म हुई, बिल्डिंग बनेगी, ये फंड यूज होगा, एक साल से ज्यादा का काम है, और ऊपर से इनके सर पे तब तक लायबिलिटी तो रहेगी ना कि उस बंदे ने बिल्डिंग के लिए पैसा दिया है। तो ये स्पेसिफिक डोनेशंस क्या हो गई? कैपिटल रिसिप्ट। अगर कैपिटल की रिसिप्ट हैं, कैपिटल की रिसिप्ट्स हैं, तो ये बैलेंस शीट में शो होती है। मैंने बताया था सारी कैपिटल नेचर की बैलेंस शीट में आएगी, तो ये कहां पर आएगा? बैलेंस शीट में। अब बैलेंस शीट में दो साइड होती हैं, एसेट साइड और लायबिलिटी साइड। आप खुद सोचो, कोई आपको बिल्डिंग के लिए डोनेशन देके गया, क्या वो आपका एसेट है?
जब बिल्डिंग बन जाएगी तो वो आपका एसेट होगा, पर अभी वो जो डोनेशन देके गया है, स्पेसिफिक डोनेशन, जो बिल्डिंग डोनेशन है, बिल्डिंग फंड है, क्या वो आपका एसेट है? क्या वो आपका है? नहीं, वो आपके सर पे लायबिलिटी है कि हमें उससे बिल्डिंग बनानी है। तो किस साइड आएगा? लायबिलिटीज साइड आएगा। ठीक है, इस बात पे ध्यान रखना कि डोनेशन दो टाइप की होती है, जर्नल स्पेसिफिक। जर्नल डोनेशंस जो होती हैं वो ऐसे ही होती हैं, साल के अंदर अंदर कोई भी देके चला जाता है, और वो रेवेन्यू नेचर की होती हैं, और रेवेन्यू नेचर की है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगी। और इनकम एक्सपेंडिचर में दो साइड होती हैं, एक्सपेंडिचर और इनकम। तो अब ये मेरी इनकम है, रिसिप्ट हो रहा है, तो ये इनकम साइड आएगी, यानी क्रेडिट साइड। स्पेसिफिक डोनेशंस क्या होती हैं? कैपिटल नेचर की होती हैं, क्योंकि हमारे सर पे लायबिलिटी होती है कि वो जो स्पेसिफिक पर्पस से मिली है उस पर्पस को पूरा करना है, तो वो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड आती है। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो लीगेसीज। अब ये लीगेसी होता क्या है? मैंने आपको बताया था, लीगेसी का मतलब होता है विरासत। क्या होता है लीगेसी का मतलब? विरासत। या हम कहें कि कोई अपनी वसीयत नाम कर जाए, एनपीओ के, ठीक है, किसी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के नाम अपनी वसीयत अगर कोई कर जाता है तो। अब लीगेसी भी ना दो टाइप की होती हैं। देखो कैसे, कि एक एग्जांपल लो कि कोई बंदा है, वो ये कहता है कि मेरे मरने के बाद मेरी सारी की सारी जो प्रॉपर्टी है वो इस एनपीओ या इस एनजीओ के नाम पे या इस ऑर्फनेज के नाम पे कर दी जाए। ठीक है, उसने सिर्फ ये बोला मेरी सारी प्रॉपर्टी, मेरा सारा पैसा इस एनजीओ को दे दिया जाए, तो वो हुआ जर्नल लीगेसी। ठीक है, कि उसके मरने के बाद सारे के सारा उसका पैसा एनजीओ के पास चला जाएगा, उस ऑर्फनेज के पास चला जाएगा, और वो उस पैसे को कैसे भी यूज कर सकते हैं जब जब उनको नीड पड़े एनजीओ वालों को। ठीक है, वो पैसा उनका हो गया। तो ये हुई जर्नल लीगेसी, बिल्कुल जर्नल डोनेशन की तरह है, सेम ट्रीटमेंट, कि जर्नल लीगेसी है तो रेवेन्यू नेचर का है। ठीक है, एक बारी आएगा और पैसा आएगा और वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रीट होगा। मैं क्यों बोल रहा हूं ये सेम नेचर का है? बिल्कुल, मैं ट्रीटमेंट इसलिए नहीं लिख रहा यहां पर कि जो ट्रीटमेंट मैंने ऊपर जनरल डोनेशन का करा है वही सेम ट्रीटमेंट है जर्नल लीगेसी। अगर लीगेसी आपको मिलती है ऐसे ही कि सिर्फ वर्ड लिखा हुआ है लीगेसी, ठीक है, तो वो जर्नल लीगेसी होगी। अगर उन्होंने बोला हुआ है लीगेसी फॉर बिल्डिंग पर्पस, कि बिल्डिंग बनानी है, लीगेसी फॉर स्विमिंग पूल पर्पस, तो किसी ने अपनी वसीयत छोड़ी और बोला बहुत बड़ा स्विमिंग पूल बनना चाहिए सारे पैसों का, या बिल्डिंग्स तैयार होनी चाहिए, या अपार्टमेंट तैयार होना चाहिए, तो वो होता है स्पेसिफिक पर्पस। ठीक है, तो एक बंदा अगर बोलता है कि मेरे मरने के बाद मेरी सारी जो प्रॉपर्टी है वो इसको दे दी जाए एनजीओ को, तो वो जर्नल हुआ। और अगर वो बंदा बोलता है कि मेरे मरने के बाद मेरी सारी प्रॉपर्टी इस एनजीओ के लिए बिल्डिंग्स बनाने में लग जाए, तो वो स्पेसिफिक हुआ कि बिल्डिंग बनाने के लिए ही उसकी प्रॉपर्टी यूज होगी, उसका पैसा यूज होगा सारा। तो ये हुई स्पेसिफिक लीगेसी, जो कि वो जर्नल लीगेसी जो जर्नल डोनेशंस की तरह ट्रीटमेंट होता है। ठीक है, और ये हुई स्पेसिफिक लीगेसी जिसका स्पेसिफिक डोनेशन की तरह ट्रीटमेंट होता है। तो जो ऊपर ट्रीटमेंट है सेम ट्रीटमेंट इन दोनों का है। ठीक है, जर्नल लीगेसी का जर्नल डोनेशंस, स्पेसिफिक लीगेसी का स्पेसिफिक डोनेशंस। अब आप नेक्स्ट देखो, सेल ऑफ ओल्ड एसेट। आपके पास कोई ओल्ड एसेट पड़ा है, मैंने एक एग्जांपल लिया है, मैं इसको समझाता हूं, पहले इसका मतलब समझो। सेल ऑफ ओल्ड एसेट्स में आपके पास कोई एसेट पड़ा है, आप उसको बेच देते हैं। ठीक है, अगर आप उसको बेच देते हैं, एसेट कहां पर होते हैं? बैलेंस शीट में। और अगर एसेट आप बेचते हैं तो बैलेंस शीट में एसेट साइड में वो स्पेसिफिक एसेट की वैल्यू कम हो जाएगी बेचने की वजह से। पर अगर उस पर कोई प्रॉफिट या लॉस होता है तो वो कहां आएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। जैसा हमने फाइनल अकाउंट्स में पीएनएल अकाउंट बनाते थे ना, सेम वैसा ही होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बस थोड़ा सा ही फर्क होता है, बाकी मोस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट सेम है। फॉर एग्जांपल आप यहां देखो, ये जो सेल ऑफ ओल्ड एसेट है इसमें देखो, एक मशीनरी आपके पास पड़ी थी, बैलेंस शीट में हम दिखाते हैं इसको 20,000 की। ठीक है, ये बैलेंस शीट है, आपके पास एक मशीनरी पड़ी थी, मैं M1 लिख रहा हूं, कितने की पड़ी थी? 20,000 की। तो 20,000 की आपके पास जो मशीनरी पड़ी थी, अब इसमें से कह रहा है मशीन, ये आपकी कॉस्ट है मशीनरी की, 20,000 की कॉस्ट की मशीनरी पड़ी है। अब बोल रहा है कि मशीनरी कॉस्टिंग 8,000, इसमें जो एक 8,000 की मशीनरी है, इसमें जो 8,000 की मशीनरी है वो बिक गई 6,000 रुपए में। ध्यान से सुनना, 8,000 की मशीनरी इसके अंदर जो है वो 6 की बिकी है, तो यहां पर सोल्ड आप कितना लिखोगे? सोल्ड तो आप 8 ही लिखोगे, माइनस इसमें से कितनी चली गई? 20,000 की कॉस्ट में से 8,000 की कॉस्ट वाली मशीनरी चली गई। तो थोड़ा सा आपको कॉर्नर में करा है मैंने, तो प्रॉब्लम ना हो, देख लो। M1 थी आपकी 20,000 की कॉस्ट वाली, और 8,000 की कॉस्ट की मशीनरी चली गई, तो बची कितने की आपकी बैलेंस शीट में? 12,000 की। कितने की बची? 12,000 की। बट ये तो हुआ बैलेंस शीट में ट्रीटमेंट इस एडजस्टमेंट का। अब ये भी तो देखो कि 20,000 की कॉस्ट की मशीनरी में से 8,000 की कॉस्ट वाली हटा दी, तो 12,000 की कॉस्ट वाली बच गई। बट जो ये 8,000 की कॉस्ट वाली बिकी कितने की है? 6,000 की। तो 2,000 रुपए का नुकसान हुआ है आपको। तो अगर नुकसान हुआ है तो पीएनएल अकाउंट बनाते थे पहले, लेकिन यहां क्या बनता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर यहां आते हैं, इनकम्स यहां आती हैं। तो अब जो आपको लॉस हुआ है, 8 की चीज 6 में जा रही है आपकी,
वो 2000 का लॉस है, तो यहां पे आप लिख दोगे टू लॉस ऑन मशीन, टू लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, कितना 2000, वो आप लिख दोगे यहां पर। ये होगा इसका ट्रीटमेंट। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं, अगर यहां कोई डेप्रिसिएशन दिया होता कि डेप्रिसिएशन 1000 रुपए था उस पर, तो यहां से डेप्रिसिएशन 1000 हट जाता और यहां पर भी आ जाता टू डेप्रिसिएशन 1000, क्योंकि डेप्रिसिएशन के भी दोनों ट्रीटमेंट होते हैं ना, एसेट की वैल्यू को भी गिराता बैलेंस शीट में से और आपका नुकसान भी है डेप्रिसिएशन होना, ठीक है। तो मशीनरी बिकी जितने की है वो यहां पर आता है, बिकी मतलब ओरिजिनल कॉस्ट जो उसकी थी वो यहां पर आती है, 8000 की ही गई है ना मशीन, तो बैलेंस शीट से गई कितने की है, 6 की, तो 2 का नुकसान हो गया, वो नुकसान इनकम एंड एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड करो। डेप्रिसिएशन अगर होता है तो 1000 रुपए का डेप्रिसिएशन मान लो है, तो माइनस डेप्रिसिएशन 1000 रुपए और हो जाता है यहां पे, और यहां पर भी आ जाता क्योंकि डेप्रिसिएशन नुकसान है, टू डेप्रिसिएशन 1000 रुपीज, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, पुराने न्यूज़पेपर की सेल करी है, ठीक है। अब रद्दी होती है आपके पास, आपके एनपीओ के पास रद्दी वगैरह पड़ी है, स्क्रैप पड़ा हुआ है, आपने उसको बेच दिया, तो क्या हुआ, वो रेवेन्यू नेचर है बिल्कुल। आप किस दिन आपने कबाड़ी वाले को बुलाया, उसको बोला कि भाई ये ऐसे ऐसे मेरे घर में अखबार वगैरह पड़े हुए हैं, तो आप बेच देते हो, तो आप उसको ये मानते हो कि हाँ 1 साल से ज्यादा हो गया या कोई एसेट बन गया जो कैपिटल नेचर मालूम, रेवेन्यू नेचर की है। रेवेन्यू नेचर की है तो कहां पर आएगी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएगी। और पैसा आ रहा है या पैसा जा रहा है, जब आप सेल करोगे न्यूज़पेपर की तो पैसा आ रहा है, तो कौन सी साइड आएगी, इनकम साइड, तो आएगी इनकम साइड, सिंपल है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, सब्सक्रिप्शन, ये पॉइंट मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन नहीं करूंगा, उसका रीजन ये है कि इस पॉइंट के साथ एसोसिएटेड बहुत सारी चीजें हैं जो कि मैंने वीडियो नंबर 3 में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की वीडियो में एक्सप्लेन करी है, तो आप वहां जाकर देख लो। मैं आपको यह बता देता हूं कि सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू नेचर की होती है, तो कहां पर आएगी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएगी। और मिलती है सब्सक्रिप्शन किसी क्लब को, आप किसी क्लब को सब्सक्राइब करते हो, ठीक है, मान लो किसी आप एनपीओ को जाकर किसी क्लब को जाकर सब्सक्राइब कर रहे हो, तो उनके लिए इनकम होगी ना क्लब वालों के लिए, तो इनकम साइड आएगी। मैं इतना बता देता हूं यहां पर, बट इसका डिटेल वर्जन है, बहुत बड़ा पार्ट है ये, इतने छोटे से में खत्म नहीं होता, इसको वीडियो में जाकर देखो, वीडियो नंबर 3 है, मैं लिंक प्रोवाइड कर देता हूं डिस्क्रिप्शन में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो ऑनरेरियम। अब ऑनरेरियम का मतलब होता है सम्मान देना किसी को, सम्मान मतलब कुछ पेमेंट करना सम्मान में, ठीक है। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं यहां यूट्यूब से, अगर यही मैं आपको बोलता हूं कि आपको मैं फ्री में प्राइवेट कोचिंग देता हूं इसकी, ठीक है, और मैं आपसे कोई पैसे नहीं लेता, फॉर एग्जाम्पल आप मुझे बोलते हैं कि होम ट्यूशन लो मेरी, और मैं आपसे कोई पैसे नहीं लेता, बट आप फिर भी मुझे कुछ पेमेंट दे देते हो, आप पेमेंट बाउंड नहीं थे ना ही मैं पेमेंट रिसीव करने के लिए बाउंड था, पर फिर भी आपने कहा कि नहीं सर आप कोई बात नहीं, आप यहां तक आए, प्लीज आप इतना तो रख ही लीजिए प्लीज। तो जब आप इस तरीके से मेरे को पेमेंट देंगे तो वो मेरा ऑनर करना हुआ, सम्मान करना हुआ। तो ये पेमेंट एक बार ही दी, मतलब कि साल के अंदर अंदर ही दी जाती है, ये थोड़ा ना कि कैपिटल एसेट क्रिएट कर रहा है, ये कैपिटल नेचर का थोड़ा हुआ, ये रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंस हुआ आपके एक एनपीओ के लिए। एक एनपीओ किसी को बुलाता है अपने पास काम करवाने, और कुछ एक्स्ट्रा काम अगर करवा लेता है तो वो सामने वाला बंदा पैसे नहीं मांग रहा, पर एनपीओ अपने ऑनर से, उसका ऑनर करते हुए उसको पेमेंट देता है, तो उसे कहते हैं हम रेवेन्यू एक्सपेंस करा है एनपीओ ने, ऑनर देने का, किसी को खर्चा किया है किसी पे, तो ये रेवेन्यू नेचर का तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगा, और खर्चा किया है तो ये कहां है, एक्सपेंस साइड आएगा। कौन सी साइड, एक्सपेंडिचर साइड आएगा। इतना क्लियर हुआ। अब देखो रेवेन्यू एक्सपेंसेस क्या होते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंसेस अब मैंने इतनी पूरी वीडियो में समझा दिया है, तो रेवेन्यू एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है, डे टू डे एक्सपेंसेस जो साल के अंदर अंदर में खर्चे हो जाते हैं, ठीक है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर का पार्ट होते हैं ये, एक्सपेंडिचर साइड का। रेवेन्यू रिसिप्ट्स जो हम डे टू डे रिसीव करते हैं, साल के अंदर अंदर जो हम रिसीव कर लेते हैं, ये भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इनकम साइड का पार्ट होते हैं। कैपिटल एक्सपेंसेस ऐसे एक्सपेंसेस जो आपके लिए एसेट फॉर्मेशन करते हैं, कोई एसेट बनता है जिनसे, ठीक है, तो ये कैपिटल एक्सपेंसेस बैलेंस शीट का पार्ट है और ये एसेट साइड में आते हैं। आपने कोई बिल्डिंग खरीदी तो आपने कैपिटल एक्सपेंस करा है, रेवेन्यू एक्सपेंस नहीं करा, वो कोई छोटा मोटा खर्चा नहीं है, बहुत बड़ा खर्चा है, कैपिटल नेचर का खर्चा है, तो बैलेंस शीट में एसेट साइड में आएगा। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे कैपिटल रिसिप्ट्स, तो कैपिटल रिसिप्ट्स का मतलब क्या होता है, आपको डोनेशंस मिलती हैं स्पेसिफिक, बिल्डिंग बनाने के लिए फंड मिला, लाइफ मेंबरशिप फी मिली, तो ये सब आपके सर पे लंबी लायबिलिटी लेकर चलती हैं कि आपको ये काम कंप्लीट करना है, उस बंदे ने वो फंड इसलिए दिया है, तो ये भी लंबे टाइम के लिए है, तो कैपिटल नेचर का है। और रिसिप्ट हुई है तो आपके सर पे लायबिलिटी है वो काम कंप्लीट करने की, तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड दिखाई जाती है। यहां मैंने इसको लिखा इसलिए नहीं है क्योंकि मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन करता आ रहा हूं, अगर आप ये ध्यान से सुन रहे होंगे तो आपको क्लियर हो गया होगा।
सो आज के लिए बहुत ज़्यादा हो गया यार। ये वीडियो नंबर 3 थी वो भी काफ़ी लंबी बन गई है, 33-34 मिनट्स की है। तो मैं समझ सकता हूँ कि आप लोगों को बहुत दिक्कत होती होगी इतनी बड़ी वीडियोस देखने में, और ये भी 20 मिनट के अराउंड वीडियो हो गई है कंप्लीट। तो मैं ध्यान रखूँगा आगे की वीडियोज़ छोटी रहें और आप लोगों को ईजिली वो समझ में भी आएँ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और समझ आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।